जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? अब दूसरी जो किस्त है आज के तजिए की, उसमें हम 9 मई के कमीशन की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल बल्कि एक साल से ये मुतालबा किया जा रहा था कि अफवाज पाकिस्तान को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो 9 मई की इंक्वायरी के लिए कमीशन बना दें और उस कमीशन के सामने सारी फुटेजेस रखी जाए, सब लोगों को बुलाया जाए और बुलाने के बाद पूछ के फिर फैसला किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम था कि 9 मई का जो वाक़या है वो हमने नहीं किया, वो बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया था ताकि हमें गिरफ्तार किया जा सके, हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई जा सके, हमें बदनाम किया जा सके और कौम के सामने ये साबित किया जा सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक क्लेम था और बार बार वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त कर रहे थे, हुकूमत से भी दरख्वास्त कर रहे थे और साथ साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी दरख्वास्त कर रहे थे। तो आज जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी साहब ने यह सवाल किया कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है, तो आप ये कमीशन बना क्यों नहीं देते? तो इस पर DG का मौका बड़ा क्लियर था। उन्होंने कहा कि देखें, आप एक वीडियो मुलाजा कर लें, उस वीडियो के अंदर सब कुछ मौजूद है। फिर उन्होंने एक वीडियो प्ले की जिसके अंदर वो मुख्तलिफ ग्लिम्सिस थी उस सारे इंसिडेंट की, बल्कि मुख्तलिफ इंसिडेंट्स की, और उसके अंदर शहरयार अफरीदी साहब का भी था कि हम GHQ जाएंगे, फिर शानदाना गुलसार साहिबा का कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, वो भी उसके अंदर था। बाकी सारी डिटेल तो आपने देख ही ली होंगी। उसके बाद फिर DG का ये कहना था कि हर चीज़ क्लियर है, इसके ऊपर किसी किस्म का जुडिशल कमीशन बनाने की, इंक्वायरी कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब वाक़यात आपके सामने हो रहे हैं, जब आपने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जब उनका एतराफ़ी बयान आ गया, तो फिर ये जुडिशल कमीशन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकना है और लोगों को कंफ्यूज करना है और ये साबित करने की कोशिश करना है कि इस टाइप का कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। और हमेशा जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कमीशंस वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पे इस टाइप के इंसिडेंट्स के ऊपर इब्हाम पाया जाता है। ये इब्हाम पाया जाता है कि पता नहीं ये हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो किसने करवाया था और इसका बेनिफिशरी कौन था और इसका नुकसान किसको पहुँचा, जबकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई इब्हाम मौजूद नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन बनाना चाहती है तो हम तैयार हैं, आप जुडिशल कमीशन बना लें, लेकिन फिर इस जुडिशल कमीशन का दायरा जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। फिर उसके अंदर 2014 भी आना चाहिए कि 2014 का धरना किसने अरेंज किया था, 2014 के धरने के लिए फिर यहाँ पे कैसे लोग पहुँचे, फिर उन्होंने ऐवान सदर का गेट कैसे तोड़ा, फिर उन्होंने पार्लियामेंट हाउस पे कैसे हमला किया, फिर उन्होंने PTV के ऊपर कैसे हमला किया, फिर उन्होंने ऐवान सदर का गेट कैसे तोड़ा और उसके अंदर कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, तो उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर 2016 की इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए जब वज़ीर आला KP के सूबे के वसाइल के साथ वफाक के ऊपर हमलावर हुए थे, तो उसके बारे में भी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर 2022 में जब दोबारा इस्लामाबाद के ऊपर हमला किया गया था, धावा बोला गया था, तो उसका भी इस इंक्वायरी कमेटी का या इस इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा होना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी। फिर IMF को जो ख़त लिखे गए थे कि जिससे कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की गई थी, फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लॉबिंग की गई, फिर पाकिस्तान को दिवालिया करने की जो कोशिश की गई, फिर इस सारे मामले के अंदर जो फंडिंग हुई थी उसके बारे में भी पूछना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि फ़ंड्स कहाँ से आ रहे थे, फ़ंड्स कहाँ पर यूटिलाइज़ हो रहे थे और पाकिस्तान को डिरेल करने की, जमहूरियत को डिरेल करने की, मसाइल पैदा करने की जो वजूहात थी वो क्या हो सकती हैं। फिर वो जो बिजली के बिल फाड़े गए थे, पासपोर्ट्स कहा गया था कि फाड़ दें आप और आप सिविल नाफरमानी कर दें, इन सब की इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर वर्जन है अफवाज पाकिस्तान के इस मामले में, और उसके बाद यूँ मुझे महसूस होता है कि शायद गवर्नमेंट इस ऑफ़र को कबूल कर ले, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, तो साथ ही ज़ाहिर अब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट मेरा ख्याल है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कमीशन बना देगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का भी ये मुतालबा था, मुसलसल मुतालबा था उनका। बल्कि एक वक्त तो ये भी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती थी कि इस टाइप का एक कमीशन बनना चाहिए। तो सारे स्टेक होल्डर्स अब इकट्ठे हो गए हैं, तो मुझे यूँ लगता है कि शायद ये कमीशन बन जाएगा, और अगर ये कमीशन बन गया तो उसके अंदर फिर जनरल राहील शरीफ को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त वो आर्मी चीफ थे 2014 के अंदर, और फिर उनके बारे में ये मशहूर था कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को ये ऑफ़र भी की थी कि अगर आप मुझे एक्सटेंशन दे दें तो ये पनामा के केस भी ख़त्म हो जाएंगे, इमरान खान साहब को भी हम रास्ता इनका भी रोक देंगे और 2018 के इलेक्शन में आप दोबारा जीत के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं।
तो ये जब मियां नवाज शरीफ को बुलाया जाएगा तो मियां नवाज शरीफ साहब इसके अंदर ये गवाही देंगे कि जनरल राहील शरीफ ने उस वक्त इनके साथ क्या क्या कहा था। फिर उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब हैं, जिन्हें इस धरने का आर्किटेक्ट कहा जाता है, और वो ज़ाहिर है इस वक्त भी मौजूद हैं, रिटायर हो चुके हैं, और उनको भी बुलाया जाएगा। फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपको किसने कहा था। फिर ये शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को कौन लेकर आया, उनके लिए कंटेनर किसने डोनेट किया, उनको इस्लामाबाद में आने की इजाज़त किसने दी, इजाज़त लेके कैसे दी, जब पुलिस ने रास्ता रोकने की कोशिश की तो किसने ऑर्डर किया कि आप रास्ता छोड़ दें, आप साइड पे हो जाएं, और फिर वो पूरा कंटेनर यहाँ पे पहुँचा। इमरान खान साहब को खाना वहाँ पे कौन पहुँचाता रहा। आपने किसके ज़रिए मियां नवाज शरीफ को ये पैगाम पहुँचाया रात के वक्त कि आप 3 महीने की छुट्टी लेके बाहर चले जाएँ और यही आप रास्ता है, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और वो आपने क्यों कहा। और फिर आपकी एक ऑडियो जो IB ने रिकॉर्ड की थी वो कैसे रिकॉर्ड हुई, और वो कैसे वज़ीर-ए-आज़म के सामने प्ले हुई, फिर वज़ीर-ए-आज़म ने उसे जनरल राहील शरीफ को कैसे सुनाया। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी, और साथ साथ उस वक्त के DGI-SPR जनरल आसिम बाजवा साहब को भी बुलाया जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा कि आप ट्वीट क्यों करते रहे, आपने यूट्यूबर्स के साथ कैसे रब्ता किया था, आप एंकर्स के साथ कैसे रब्ते के अंदर थे, आप मीडिया मालकान को क्यों मिलते रहे, और मीडिया मालकान से क्या क्या मुतालबा करते रहे कि आप टेलीविज़न के ऊपर ये कहें, और इस तरह एक नैरेटिव बिल्ड होना चाहिए। सोशल मीडिया को आपने कैसे कैसे उस दौर में इस्तेमाल किया, और ये सारी चीज़ें जनरल आसिम बाजवा साहब से भी पूछी जाएंगी। अब मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर ये एक कमीशन बन जाता है तो इसमें मियां नवाज शरीफ साहब पेश हो जाएंगे, और वो पेश हो के हर मामले में गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और उसके साथ साथ एक और करैक्टर हैं जिनका नाम परवेज़ खटक है, और परवेज़ खटक उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीफ मिनिस्टर थे। 2016 का जो धरना था वो लेकर आए थे, बल्कि एक रैली उन्होंने निकाली थी जिसके अंदर उन्होंने पूरे खैबर पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए थे। परवेज़ खटक साहब ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ इस वक्त नहीं है, परवेज़ खटक साहब इस पर गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर शायद अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की गवाही भी आ जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अल्लामा साहब भी इमरान खान साहब के साथ अब कंफर्टेबल नहीं है, बल्कि वो अब ये एहतजाज कर रहे हैं, और वो मसलसल ये एतराज़ कर रहे हैं कि मुझे यूज़ किया गया था और उसके बाद मुझे फेंक दिया गया था। तो हो सकता है अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब भी इसके अंदर गवाही देने के लिए तैयार हो जाएं कि जनाब हम हाज़िर हैं, और हम आपको बताएंगे कि लंदन के अंदर जो हमारी चौधरी शुजा साहब और इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी वो किसने अरेंज करवाई थी, और उसके अंदर क्या क्या हुआ था। तो वो भी उस वक्त ज़ाहिर है अल्लामा साहब की गवाही जो होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो उस वक्त वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर थे, और कई जगहों पे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उनको भी बुलाया जाएगा, और ख्वाजा आसिफ साहब भी इस मामले में गवाही देने के लिए तैयार हैं। फिर शायद बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब भी गवाही दे दें, क्योंकि ये भी उस सारे मामले में उस वक्त इन्वॉल्व थे। फिर चौधरी शुजा साहब का एक किरदार था उस सारे मामले में, और चौधरी साहब इस वक्त सारे गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो मेरा ख्याल है चौधरी शुजा साहब भी उस पर मुकम्मल तौर पे गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर ये 2014 का चैप्टर खुल जाता है, 2016 का भी खुल जाता है और 2022 का भी खुल जाता है, क्योंकि 2022 में कुछ लोगों ने फंडिंग की थी, और मेरा ख्याल है वो फंड देने वाले लोग भी तैयार बैठे होंगे, उनको सिर्फ इशारा करने की देर है, वो बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया। तो ये सारे चैप्टर अगर खुल गए तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की रिहाई फिर मुमकिन हो सकेगी। तो ये अगर जुडिशल कमीशन बनता है, इंक्वायरी कमीशन बनता है, तो इमरान खान साहब के ऊपर बगावत के केसेस बन जाएंगे, और बगावत के ऐसे खौफनाक केसेस बनेंगे कि जिनमें से खान साहब का बचना इतना आसान काम नहीं होगा। और इस मामले में ज़ाहिर है फ़ौज ने अपने पुराने जो कुलीग्स हैं उनकी कुर्बानी देने का फ़ैसला कर लिया है, तो अब ये फ़ैसला हो के रहेगा। यहाँ पे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन भी आपको देता जाऊँ कि अब उन्होंने ट्वीट करने शुरू कर दिए, पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए, जिसके अंदर उन्होंने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया है, और अब वो बराह रास्त फ़ौज के साथ मुखातिब हैं। DGI-SPR के बारे में भी जो कुछ वो कह रहे हैं वो पोस्टर्स आपके सामने हैं, वो उनके किरदार के ऊपर हमला आवर इस वक्त हैं। तो ये जो पिछले हफ्ते से, बल्कि पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी वज़ा के अंदर तब्दीली की थी, जो उन्होंने अपना तर्ज़ अमल बदला था कि अब उन्होंने बराह रास्त हमला शुरू कर दिया था फ़ौज पे, तो मेरा ख्याल है अब ये उसका 3rd फेज़ शुरू हो गया है, और इसके अंदर अब अफ़वाज पाकिस्तान पीछे हटती हुई नज़र नहीं आ रही। हुकूमत ने अगर ये कमीशन बनाया तो बहुत सारे नए चैप्टर खुलेंगे। मैं आज आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो ख्वाजा आसिफ साहब की है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे शो में एक इंकशाफ किया था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद दरख्वास्त करके ये क्लिप उस प्रोग्राम से निकलवा लिया था। ये है एक्सप्रेस की मलकियत है,
लेकिन क्योंकि ये चला किसी जगह पे नहीं है तो मैं इसको चला रहा हूँ कि उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था। और उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम ताज़ा रिटायर हुए थे, बल्कि रिटायर हो रहे थे। तो ये पुरानी हुकूमत जो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये उस दौर का एक क्लिप है। आप इससे मुलाहिज़ा कर लें कि ख्वाजा आसिफ साहब जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब के बारे में क्या कहते हैं, और जब ये मामला खुलेगा तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम को कहाँ क्या क्या जवाब देने पड़ेंगे। 2014 में भी इसी तरह हुआ था, इसी किस्म की आपकी स्ट्रेटजीज थी कि लाहौर से नहीं निकलने देंगे, रावी का पुल क्रॉसिंग करने देंगे, इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे, सिर्फ यहाँ आप पारा में रहेंगे, उससे आगे नहीं आने देंगे, कोई आगे आया तो टांगे तोड़ देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन सर देखें वो गए। आप पारा जो है ना, वो उन्होंने एक SMS किया हुआ था जिसमें उन्होंने एक सॉलम लफ्ज इस्तेमाल किया था, सॉलम SOLEMN, कि मेरा प्रॉमिस है कि मैं यहां से क्रॉस नहीं करूंगा। स्क्रिप्ट लिखा हुआ आया, टेलीफोन आया उस वक्त के ISI के चीफ की तरफ से, और उन्होंने क्रॉस कर गए। ISI के चीफ की तरफ? जी बिल्कुल, जनरल ज़हीर उनका नाम था। जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब ने जी बिल्कुल स्क्रिप्ट दिया इमरान खान को, बिल्कुल 100%। और उसके बाद वो क्रॉस करते करते रेड जोन में चले गए। रेड जोन में आए। हमने उस रात ये पॉलिसी बनाई कि हम रोकेंगे नहीं, और इस चीज़ को जो है, जो वो लाशें उठाना चाहते हैं वो लाशें जो है ना वो नहीं उठाई जाएंगी। हम ये मौका नहीं देंगे, तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएंगे, या अगर उन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाया तो हम तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। वो पॉलिसी जो है 126 दिन हमने यहाँ पे उनको जलसे भी करने किया। जब वो 150 बंदों के सामने जलसा करते थे हमने वो भी करने दिया। जब वो पीक पे 15-20 हज़ार लोग थे पैट के भी डाल के, तो वो भी हमने करना दिया। तो मेरा ख्याल है कि उस एक्सरसाइज से हमने भी कुछ सीखा। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कोई लैप्सेस थे। ये समझते हैं कि 2014 के धरने के पीछे DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी थे? आपको शक है? नहीं, मुझे नहीं पता था। नहीं बिल्कुल, मैंने नाम लिया है। अब दोबारा मेरे मुंह से कहलवाते हैं, ये आपको कान में कहा गया है दोबारा कहलवाओ? सिंपल, मेरा सिंपल सवाल है। बिल्कुल 100%। तो सर आपने फिर उनको जाने कैसे दिया? आप वो थोड़े रिटायर हो गए थे, फारूक हो गए थे, कोई उनके खिलाफ